चलिए देखिए, आपका भूगोल है, ना। और पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है क्या? मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इतिहास, पढ़ते हैं नागरिक शास्त्र में पढ़ते हैं, तो इतिहास में पुरानी बातों को पढ़ते हैं, भूगोल में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मानव भूगोल दिया हुआ है। मानव का मतलब हो गया हम और आप। तो हम और आप प्रकृति से किस प्रकार संबंध रखते हैं, हम प्रकृति पर कितना निर्भर है या प्रकृति हम पर निर्भर है या नहीं है, यानी मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसके बारे में हमको पढ़ना है। किसमें? मानव भूगोल में। बात समझ में आ गया कि अगर मानव भूगोल की बात हो रही है, मतलब मानव और भूगोल यानी मानव और पृथ्वी, मानव और पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, इसके बीच में जो रिलेशन है उसी के बारे में हमको पढ़ना है मानव भूगोल में। चैप्टर की शुरुआत करते हुए आगे देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे किताब में। देखिए, दो भाग में दिया हुआ है किताब, पार्ट 1 और पार्ट 2। भूगोल का कितना किताब है? 2। इतिहास में जाएंगे तो कितने किताब है? 3। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और भूगोल में हमारे 2 पार्ट है। एक पार्ट 1 आपका है मानव भूगोल, और मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पहले जान जाइए। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है, यानी हमारे और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसके बारे में हम इस पूरे किताब में कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, हम यह भी पढ़ेंगे कि किस तरह मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का क्या किया? विकास किया। हम सब जानते हैं कि हम सब आदि मानव थे, क्या जंगलों में रहते थे, हमको तो खाना भी बनाने नहीं आता था, हमारे पास तो कपड़ा भी नहीं था, लेकिन हमने धीरे धीरे इस चीज को क्या किया? विकास किया। तो मनुष्य ने टेक्नोलॉजी को कैसे विकास किया वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम ये भी पढ़ेंगे कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। अरे मानव जो डिपेंडेंट है, मानव भूगोल का मतलब क्या? मानव और पर्यावरण के बीच में जो भी संबंध है, मानव कितना पर्यावरण पर निर्भर है और पर्यावरण कितना मानव पर निर्भर है, ये सारे जो विषय हैं जो हम पढ़ाई करते हैं मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का, उसे ही मानव भूगोल कहते हैं। और मानव भूगोल के क्षेत्र क्या है? तो हमारे और बीच में जो संबंध है, क्या संबंध है? हम पर्यटन के क्षेत्र में भी काम करते हैं, तो पर्यावरण से ही जोड़ के तो पर्यटन बनाते हैं। झील बना दिए, झरना बना दिए, तालाब बना दिए, तो बनाए किससे? प्रकृति से। बनाया किसने? मनुष्य ने। दोनों के बीच में संबंध है कि नहीं? संबंध है। तो उद्योग कहां बनाए? प्रकृति से हमने वस्तुएं ली और फिर क्या खड़ा कर दिया? उद्योग खड़ा कर दिया। तो ये हमारा संबंध है। तो मानव के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी पढ़ेंगे। इससे पिछली कक्षा में, यानी ये 11th की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आएगा, कोई आपसे पूछ देगा कि मानव भूगोल क्या है, तो इस पर कई बार चर्चा कर दी है, 2-3 बार आपको बोल दिए, लेकिन फिर से एक बार बोल देते हैं कि अब सवाल इसमें जो आ सकता है कि मानव भूगोल क्या है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि क्या है सवाल। कारण मानव, 2 परिभाषा इसका आपको बताया गया। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन है। मानव और प्रकृति के बीच के जो संबंध है और उस संबंधों को अगर हम अध्ययन यानी पढ़ाई करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं जी? मानव भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। जब भी हमसे कोई पूछेगा कि मानव भूगोल क्या है, तो हमारा जवाब यही होगा कि मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है, अगर उस संबंधों को हम पढ़ते हैं तो उसे ही हम मानव भूगोल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरे तरीके से, अगर इसकी परिभाषा देना हो, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का क्या है? अध्ययन है। यानी 2 तरीके से, लेकिन सबसे आसान तो यही है कि भैया मनुष्य और पर्यावरण के बीच में, मनुष्य और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है, अगर उसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल। अब कहेगा मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र है जहां मानव और पर्यावरण जुटा हुआ है?
जहां मानव और पृथ्वी सटा हुआ है, जहां मानव और पृथ्वी एकजुट होकर काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे से संबंध रख रहा है। कौन कौन क्षेत्र है मानव भूगोल के? तो मानव भूगोल के पहला क्षेत्र क्या नाम है? नगरीय। दूसरा है जनसंख्या भूगोल, तीसरा है आर्थिक भूगोल, चौथा है राजनीतिक भूगोल, पांचवा हमारा है आवास भूगोल, छठा है सामाजिक। और भी कुछ भूगोल है, लेकिन मुख्य रूप से ये 6 हैं। तो जब भी आपसे सवाल करे कि मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो एक तो आपका हो गया नगरीय, नगर में रहता है जनसंख्या, तो जनसंख्यीय, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, और क्या होता है? सामाजिक भूगोल। अब देखिए आगे, मानव भूगोल के उप क्षेत्र, यानी नगरीय आपने पढ़ा, तो नगर के अंदर हमको क्या पढ़ना है, बस समझे। अगर राजनीतिक भूगोल पढ़ रहे हैं तो राजनीतिक भूगोल के अंदर क्या पढ़ना? उप क्षेत्र का मतलब समझो क्या होता है। जैसे तुम जाती हो, यहां पर मान लिया जाए यादव समाज में, तो यादव समाज के अंदर यादव तो सारे यादव है, या बनिया की बात करते हैं तो बनिया तो सारे बनिया है, लेकिन बनिया में कई वर्ग आता है। कांदू भी बनिया कहलाता है, साव भी बनिए के वर्ग में आता है, बर्नवाल भी बनिए के वर्ग में आता है, नहीं आता है, हलवाई भी बनिए के वर्ग में आता है। जो बेचने का काम करता है सब क्या कहलाता है? बनिया होता है। इसी प्रकार अगर यादव में है तो यादव में कर्जनौट और बरनौट कुछ ऐसा होता है, कजरौट और कुछ इस प्रकार से होता है यादवों में। आपके समाज में जाति में चौरसिया में भी तुम देखो कुछ न कुछ होता है। सभी में कहीं ना कहीं हम सौंडिक समाज से हैं, सूढ़ी समाज से हैं, तो सूढ़ी में सगाहुत और बियाहुत होता है। तो उसमें तो क्या है? सूढ़ी जाति क्या है? सूढ़ी जाति क्या है? चौरसिया। उसके अंदर में जो है उसको बोलते हैं उप क्षेत्र है। बात समझे? तो हमको पढ़ना है जनसंख्या भूगोल, हमको पढ़ना है नगरीय भूगोल, हमको पढ़ना है राजनीतिक भूगोल, हमको पढ़ना है आर्थिक भूगोल। लेकिन आर्थिक भूगोल के अंदर क्या है उसको हम बोलते हैं उप क्षेत्र। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र की अगर बारे में बात करेगा कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र क्या है, तो पहला है क्या पढ़ेंगे हम? संसाधन, 10वां में पढ़ चुके हैं। कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, है ना, उद्योग भूगोल। बात करेंगे व्यापार पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? पर्यटन पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका। तो हम अभी तक पढ़े मानव भूगोल, मानव भूगोल के क्षेत्र और मानव भूगोल के उप क्षेत्र। अब देखिए हमारा इस पूरे चैप्टर में 3 विचारधारा पर काम कर रहा है। पूरा चैप्टर भूगोल जो है, हम मानव भूगोल है, वो 3 विचारधाराओं पर काम कर रहा है। और विचारधारा क्या क्या है देखिए। भौगोलिक विचारधारा, विचारधारा का मतलब क्या होता है पहले ये समझिएगा। विज्ञान को जानने वाले वैज्ञानिक कहलाते हैं, नहीं कहलाते हैं? जो विज्ञान को डीपली जानते हैं, जो कुछ आविष्कार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। और वैज्ञानिक उसी प्रकार हमारा बात करते हैं भूगोल को भी जानने वाले जो लोग होते हैं, तो भूगोल को जो जानते हैं उसको हम कहते हैं भूगोलविद। क्या कहते हैं? भौगोलिक जानकार उसको बोल सकते हैं, भूगोलविद कह सकते हो। तो उसको वो लोग अपना अपना विचार दिए। जिस तरह इतिहासकार बहुत सारे ऐसे थे, किसी ने कुछ कहा इतिहास के बारे में, किसी ने कुछ कहा, कोई अर्थव्यवस्था के बारे में किसने कहा, आपने पढ़ा होगा। सभी आर्थिक क्रियाओं के योग के बारे में 10वां पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? अर्थव्यवस्था एक तंत्र का ऐसा ढांचा है, नहीं? मुद्रा के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दिया, तो वो अर्थशास्त्री कहलाए जो मुद्रा के बारे में बताए। तो भूगोल के बारे में जो जो लोगों ने जो बोला वो उसकी क्या है? विचारधारा। जो बोलेगा वो उसकी विचारधारा। इस विचारधारा में हम लोग 3 विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। और वो 3 विचारधारा क्या है पहले ये देख लीजिए। हमारा भौगोलिक विचारधारा, भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने क्या किए हैं? विचार प्रकट किए। जो भी भूगोल के वैज्ञानिक हुए हैं वो अपने अपने क्या किए हैं? विचार प्रकट किए हैं। इन्हीं विचारों को हम कहते हैं भौगोलिक विचारधारा। जो विज्ञान के बारे में कहेगा उसको वैज्ञानिक विचारधारा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? जो इतिहास के बारे में बोलेगा वो ऐतिहासिक विचारधारा कह सकते हैं। सबकी विचारधाराएं क्या होती है? अलग अलग होती है। अब आइए कौन कौन विचारधारा है ये जानिए। विचारधारा है 3। कितना विचारधारा है जी? पहला आपका नियतिवादी, और दूसरा आपका संभववाद, और तीसरा आपका नव निश्चयवाद विचारधारा। पूछेगा मानव भूगोल में कितनी विचारधाराओं को हम अध्ययन करेंगे, तो कितनी विचारधारा का? 3। पहला का नाम नियतिवादी, जिसे हम निश्चयवादी विचारधारा भी कहते हैं। दूसरे विचारधारा का नाम क्या है? संभववाद विचारधारा। और तीसरे विचारधारा का नाम क्या है? अब तीनों के समझिएगा इसके परिभाषा को कि आखिर हम नियतिवादी जिसको किसको कहते हैं? नियतिवादी बोलो या फिर बोलो क्या? निश्चयवादी।
आप देखिए ये किसका चेहरा है, इस किसका फोटो है? एक आदि मानव का फोटो है, नहीं है? जैसे हम पहले जंगलों में रहते थे, जैसे हम जंगलों में जाकर क्या करते थे, कंदमूल खाते थे, वहीं रहना था, वहीं खाना था, ना घर द्वार था ना कुछ था, जानवर को मार मार के क्या करना था, खाना था, कुछ उस समय नहीं था। आज हम लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करते हैं, जो इतिहास आप सब पढ़ते हैं, इतिहास सब पढ़ते हैं, भूगोल, इसके बावजूद भी हम लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करते हैं। इसके पीछे राज क्या है? हम सब अगर देखिए सब आदि मानव थे, और जिस समय आदि मानव था तो ना तो कोई हिंदू था और ना तो कोई, और ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा था, ना कोई गरीब था ना कोई अमीर था, सब तो एक ही समान था। ना कोई जाति थी, कोई जाति था नहीं था, सब एक जैसे थे। ये जाति ये धर्म सब हम लोगों ने बनाया, और ऊंच नीच भी हम लोगों ने बनाया। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, ज्यादातर समझदार व्यक्ति होता है, तो वो भेदभाव छुआछूत इन चीजों को नहीं मानता। कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा कहता है ना, अधगर गगरी छलकत जाए। जब बाल्टी कहने का मतलब हो भरा हुआ रहता है गिलास तो अस्थिर रहता है, और जिस कम भरोगे तो क्या करेगा, ज्यादा छलकता है। तो उस कहावत है आपका, तो याद रखिएगा। किसको कहते हैं? नियतिवादी। नियतिवादी का मतलब होता है, देखिए प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था, यानी आदिम मानव था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को क्या किया था, ढाल लिया था। हर मनुष्य जब आदि मानव था, उस जमाने में जो भी आदि मानव थे, अगर बरसात होता था तो डर जाता था, भगवान का प्रकोप हो गया, कुछ जरूर भगवान नाराज हो गए, बिजली कड़का, भाग गया। उस समय अपने आप को प्रकृति के हिसाब से चलता था। आज ऐसा बारिश है जी, छप्पर मार दो, बरसते रोज अपना बरसना है क्या? पहले क्या था, प्रकृति गर्मी बर्दाश्त करना पड़ता था। आज क्या है, गर्मी लग रहा है हो कूलर खरीद लेते हैं, वो आज कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो जब इंसान, जब आदि मानव, जब हम और आप प्रकृति के हिसाब से चलते थे और प्रकृति के हिसाब से स्वयं को क्या किए थे, ढाल लिए थे, और इस प्रकार का जो भी विचारधारा दिया, उस विचारधारा को हम क्या कहते हैं, नियतिवादी। नियतिवादी कहता है कि हम जब प्रकृति के अनुसार चल रहे थे तो इसको हम कहते हैं नियतिवादी। और ऐसी विचारधारा देने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है क्या, रैटजेल, उनका नाम क्या है, रीटर, उनका नाम क्या है, हम्बोल्ट। ये तीन व्यक्ति जो थे वो नियतिवादी के समर्थक थे। वो कहते थे नहीं, हम लोग प्रकृति के अनुसार क्या थे, ढले हुए थे। और बात सही भी है, कोई गलत भी नहीं है। उस समय प्रौद्योगिकी का स्तर क्या था, निम्न था। कोई टेक्नोलॉजी था क्या उस जमाने में? कोई टेक्नोलॉजी था? कोई फोन से बतियाता था, कोई व्हाट्सएप गूगल फेसबुक चलाता था, कोई लाइट बत्ती यूज करता था, कोई माइक का प्रयोग करता था? ये टेक्नोलॉजी है। कोई मोबाइल का प्रयोग करता था? नहीं। यानी उस समय प्रौद्योगिकी के नाम पर कुछ नहीं था। मानव विकास बहुत कम हुआ था। मनुष्य आदि मानव जब तक था तब तक मनुष्य का कोई विकास नहीं हुआ था, एकदम सिंपल जीता था। मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था, और उसकी प्रचंडता से क्या करता था, डरता था। उसको डर लगता था प्रकृति से कि कहीं कुछ हो ना जाए। इसलिए पुराने जमाने में बलि उली देने का प्रथा था, पुल उल बनता था, कोई पूजा पाठ हो रहा है तो बलि उली ज्यादा देता था, है ना। संसाधनों के लिए मानव सीधा किस पर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था। जो भी चाहिए कहां से चाहिए, प्रकृति से चाहिए। इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद जब हम बोलेंगे या नियतिवाद बोलेंगे, तो नियतिवाद का मतलब कुछ वैज्ञानिकों का, वैज्ञानिक इट मीन्स भूगोल जानकार का, भूगोल के जो जानकार हैं उनको भूगोलविद कहते हैं। कुछ भूगोलविदों का कहना है, जैसे रैटजेल है, जैसे हम्बोल्ट है, और जैसे रीटर है। इन लोगों का कहना है कि एक समय था जब हम पर्यावरण के अनुसार चलते थे, प्रकृति से हम डरते थे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालते थे। ऐसी विचारधाराओं को हम कहते हैं नियतिवादी विचारधारा। अब देखिए दूसरा विचारधारा जो हम आपको बताएं उसका नाम है संभववाद। क्या नाम है, संभववाद। संभववाद क्या कहता है, संभववाद कहता है कि विचारधारा को मानने वाले जो भी लोग हैं, है ना, संभववाद। देखिए इस विचारधारा को मानने वाले जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, जब एक समय था तब मनुष्य ऐसे करता था, अब जो समय के साथ मनुष्य का क्या हो गया, विकास कर लिया। और सही बात है, विकास कर लिया, गलत क्या है। और इस विचारधारा को मानने वाले दो लोग थे, उनका नाम था विडाल्डी और दूसरे का नाम था ब्लास। क्या नाम था जी, विडाल्डी और ब्लास। नियतिवादी विचारधारा को मानने वाले कौन कौन व्यक्ति थे, मारे तो उड़िया जाएगी, नियतिवादी बोल रहे थे, संभववाद नहीं रहे। हम्बोल्ट था, रीटर था और रैटजेल था। हम्बोल्ट, रीटर और नियतिवादी को मानने वाला हम्बोल्ट, रीटर और रैटजेल, हम्बोल्ट, रीटर और रैटजेल। और संभववाद को मानने वाला विडाल्डी और ब्लास।
संभववाद को मानने वाला विडाल्डी और ब्लास। अब प्रकृति से मनुष्य डरता वरता, इतना ज्यादा संसाधने बना लिया है कि दुख बरसते रहो, गरजते रहो, कुछ करो, हम अपना भूकंप जहां रोज आता हो जा घर बना के बैठा है आदमी, इतना विकास कर चुका है। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा। अब मनुष्य प्रकृति से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। जैसे रहना रहो, हम अपने अनुसार कर लेंगे। क्या, अब देखो गर्मी लगता है तो तुरंत क्या कर लेता है, कूलर, पंखा, एसी सब लगा लिया। जितना गर्मी करना है करो ना, हमारे पास व्यवस्था है, हम कूलर वूलर लगा लेंगे। क्या, तो अब जो है प्रकृति के अनुसार मनुष्य नहीं चल रहा है। प्रकृति जैसे चल रहा है ना, बोला अच्छा ठीक, हम वो ऐसे ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम विपरीत काम करेंगे। तुम गर्मी ला रहे हो तो हम ठंडा ला देंगे, और तुम ठंडा लाओगे तो हम गर्मी में ला दिया एसी और ठंडा में ला दिया हीटर। उल्टा चला कि नहीं चला। प्रकृति सब डरता वरता मनुष्य नहीं है। अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था, पहले नहीं कर पाता था। अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा, पहले उतना संसाधनों का इस्तेमाल भी नहीं करा। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का भी काफी विकास किया। प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, टेक्नोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आया। तो ऐसी विचारधारा को मानने वाले को हम बोलते हैं संभववाद। जब मनुष्य प्रकृति से डरता था, प्रकृति के अनुसार चलता था, प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर था, तो उसको बोलते हैं नियतिवादी। और जब मनुष्य डरना खत्म हो गया तो उसको बोलते हैं हम क्या, संभववाद। तीसरी विचारधारा जिसका नाम है आपका, उस विचारधारा का नाम है नवनिश्चयवाद। क्या नाम है जी, नवनिश्चयवाद। इसके बारे में देखिए किसने कहा, ग्रिफिथ टेलर नाम का एक बहुत बड़ा भूगोल के जानकार थे। उन्होंने कहा, काहे उतार रही है, नहीं वीडियो जाएगा, घर बैठ के लिखते रहना, सुनेगी ये नहीं। ग्रिफिथ टेलर ने कहा, इस विचारधारा के समर्थक कौन थे, ग्रिफिथ टेलर। तीन विचारधारा बोले, एक आपको क्या बोले भैया, नियतिवादी। दूसरा आपको हमने क्या बताया, संभववाद। तीसरा क्या बताया, नवनिश्चयवाद। इसके समर्थक रीटर, रैटजेल, हम्बोल्ट। इसके समर्थक ब्लास डी, बताए ना। और था वो, अब नवनिश्चयवाद के जो समर्थक थे उनका नाम क्या है, ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम है, ग्रिफिथ टेलर। नवनिश्चयवाद को एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है मध्यम मार्ग। नवनिश्चयवाद तो है ये है, इसका एक और नाम दिया है रुको और जाओ। ये भी नाम दिया गया। इसके दो तीन नाम है, एक घर में नाम नहीं रहता है, एक आदमी दो तीन नाम रहता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इसी प्रकार इसका नाम दिया है। अब समझिएगा कि नवनिश्चयवाद किसको कहते हैं। जिस तरह से आप पढ़े हैं 10वां में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़े हैं। इन दोनों के बीच से एक रास्ता निकालकर बनाया गया था नई अर्थव्यवस्था, जिसका नाम क्या था भैया, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहां पर समझिएगा, नियतिवादी और संभववाद के बीच से दोनों के मिक्स करके जो एक बीच का विचारधारा निकाला गया, जो बीच की सोच निकाला जाने लगा, उस विचारधारा को हम बोलते हैं नवनिश्चयवाद, जिसे हम बोलते हैं मध्यम मार्ग, जिसे बोलते हैं रुको और जाओ। नई संकल्पना के अनुसार ना तो नितांत पर्यावरणीय निश्चयवाद है और ना ही पूरी तरह स्वतंत्रता है। अब नया नीति क्या कह रहा है इसका, समझिएगा। आज ठीक मनुष्य विकास पूरा कर लिया है, खूब उद्योग धंधा बना लिया, खूब पॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन कब तक करेगा। एक दिन पृथ्वी अपना प्रकोप लाएगा सबको उलट के। तो आपको प्रकृति के साथ तालमेल कह रहा है क्या, नवनिश्चयवाद क्या कह रहा है, याद रखिएगा कि मनुष्य प्रकृति से डरता नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं डरता है। बस समझे, थोड़ा बहुत डरता है। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का खूब विकास किया, लेकिन किसकी मदद से, प्रकृति की मदद से। प्रकृति के बारे में वो जाना, प्रकृति के बारे में वो समझा। ऐसा नहीं कि खाली अपना खोपड़ी से बना लिया, नहीं, उसने जो भी चीजें बनाई है वो प्रकृति के मदद से बनाई है। तो यहां प्रकृति भी मदद कर रही है और मनुष्य भी, दोनों ने मिलकर काम किया। एक समय हम लोग पढ़े नियतिवादी क्या, प्रकृति खाली सब कुछ था, मनुष्य क्या था, बकलोल था, डरल सहमल, मारा काटा खाया, ऐसे रहता था बिना कपड़ा का। दूसरे किसी ने कहा कि नहीं, मनुष्य ने अपना दिमाग लगाया। बोला अरे मनुष्य लगाया, ठीक है मनुष्य लगाया, अब पत्थर रहबे नहीं करता, प्रकृति का पत्थर है, तो कैसे आग लग जाता, लगता। तो प्रकृति को समझा मनुष्य, तब क्या किया,
प्रकृति के बारे में जाना, प्रकृति के बारे में विकास किया, उद्योगों के बारे में विकास किया। इसीलिए कहा मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये किसमें कहा गया है? नव निश्चयवाद। यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का क्या है? रास्ता है। आपको पहले बता दिए। आगे देखिएगा, प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी का मतलब अभी बोले क्या है? टेक्नोलॉजी। क्या है जी? टेक्नोलॉजी। कारण मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझा, समझने के बाद उसने टेक्नोलॉजी का विकास किया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मनुष्य ने आग को विकास किया। सबसे पहले यही खोज था, बहुत बड़ा खोज था। आग को विकास करने के लिए क्या जरूरत पड़ा? पत्थर। तो उसने घर्षण के नियम को समझा और ऊष्मा के नियम को समझा कि दो पत्थर आपस में जब टकराएंगे तो घर्षण होगा, और घर्षण करने से गर्मी यानी ऊष्मा पैदा होगा। तब क्या किसका आविष्कार होता है? आग का। तो ये किसमें छिपा हुआ था? प्रकृति में। बस समझ में आया? तो टेक्नोलॉजी आज हम जितना भी विकास किए हैं वो प्रकृति की मदद से किए हैं। बिना प्रकृति की मदद से हम टेक्नोलॉजी का कभी विकास नहीं कर सकते हैं। इसके उदाहरण घर्षण, डीएनए। आज मनुष्य ने प्रकृति, देखो शरीर किसका है? प्रकृति का ही है, हमारा थोड़ी शरीर है ये, है ना। और क्या जानवर जितने हैं उसके अंदर का जीन्स, उसके अंदर का आनुवांशिक गुण, इसके बारे में पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, और तब उस पर कई बीमारी जो होता था रिसर्च किया, और दवाई भी खोजकर कहां से लाया? प्रकृति से। मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, चाहे कोई बीमारी हुआ, उसका दवाई कहां से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। वो दवाइया वहीं से लाया, उसका जड़ी बूटी लाया, उससे दवाई बनाया। टैक्सोल नाम का रसायन से कैंसर का दवाई बना। टैक्सोल कहां से मिलता है? पेड़ से मिलता है। पेड़ किसका भाग है? प्रकृति का भाग है। तो मनुष्य ने पर्यावरण को समझा और पर्यावरण पर विजय हासिल किया। चाहे वो घर्षण और ऊष्मा के नियम को समझा, चाहे डीएनए को समझा, वायु के गति के नियम को समझा कि भैया जहाज उड़ाना है हमरा, तो जहाज कैसे उड़ेगा? वायु में चीज गति कैसे करेगी? तो वायु के बारे में समझा, उसके गति के बारे में समझा, तब तेज चलने वाले वाहन क्या किए गए? बनाए गए। अगर प्रकृति इन चीजों को नहीं मनुष्य अगर इन चीजों को नहीं समझता तो कभी बड़े बड़े वस्तु बन नहीं पाते, जहाज वहाज नहीं बन पाता। हम पहले भी बोले, एक वीडियो में देखे होंगे आप लोग, तो हम बोले कि जो जहाज बना है वो जहाज का आकार तुम देखोगे एक पक्षी की तरह है। हमेशा कोई भी जहाज देख लो कैसा है? अगर उसको नहीं बनाता, चौखुट बना दे जहाज, फेंका जाएगा, हवा उसको धकेल देगा, वो हवा को चीरते हुए जाता है। समझ रहे हो? हवा को क्या करता है? चीरते हुए जाता है, तब न वो पार हो रहा है। अगर उसका आकार एकदम चौखुट आयताकार होता तो फिर वो जहाज नहीं बन पाता। तो पक्षी किसका भाग है? प्रकृति का। प्रकृति के आधार पर समझा और तब तैयार हुआ एरोप्लेन। आगे देखिएगा, प्रकृति का मानवीकरण। समय के साथ मानव पर्यावरण और प्रकृति को समझने लगा और प्राकृतिक बलों को भी क्या समझने लगा। जैसे प्रकृति के पास बल है कि नहीं? बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। यहां से ऊपर फेंको, सामान कहां चलाएगा? तो प्रकृति के पास वो ताकत है, उसके बल को भी समझा। मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक क्या किया? विकास किया। पहले नंगे रहता था, अब समाज में रहने लगा, अब बोलने लगा, अब रीति रिवाज अपनाने लगा ना। तो इन चीजों का मनुष्य ने विकास किया। फिर मानव ने बेहतर टेक्नोलॉजी का विकास किया। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल, नगर, खेत, सारे चीजों का उसने क्या कर दिया? विकास कर दिया। लेकिन कब और कैसे? जब उसने प्रकृति को समझा तब। बात समझ में आया? आगे देखिएगा, अब दो तीन वो सवाल है ना। ये तो ऑब्जेक्टिव आपको लिखाइए दिए हैं। तो इसमें अगर हम पूरी बात करें शॉर्ट में एक बार फिर से, तो हम लोग पढ़े क्या भैया? मानव भूगोल। क्या पढ़े जी? मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? मानव भूगोल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मानव भूगोल के क्षेत्र। इसके बाद हमने पढ़ा मानव भूगोल के उप क्षेत्र। इसके बाद हमने पढ़ा क्या चीज? विचारधारा। एक का नाम नियतिवादी, जिसमें प्रकृति से मनुष्य क्या करता था? डरता था। दूसरा क्या हुआ? संभववाद, जिसमें डरता वरता नहीं है, वो अपने आप को डेवलप कर लिया। जबकि तीसरा नव निश्चयवाद का था, डेवलप तो किया, ये बात सही है, तोरो बात मानते हैं, तोरो बात मानते हैं, लेकिन बात यह है कि जो भी इसने विकास किया वो प्रकृति के मदद से किया। यही तीन विचारधारा इस चैप्टर में आपका था। ठीक है।